हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम लोग रामेश्वरम सोच रहे हैं। ये हमारा स्टे था होटल संगीता पैलेस। टोटल डिस्टेंस जो आज हम लोग ट्रैवल करेंगे वो है 307 किलोमीटर। अभी हम लोग कन्याकुमारी की तरफ मूव हो रहे हैं। और यहाँ पर होती है मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। रामेश्वरम से निकलते वक्त मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने माइक एडॉप्टर नहीं लगाया है। अब क्योंकि माइक एडॉप्टर नहीं लगा था तो TRS टू TRS कन्वर्टर मेरा खुल के रास्ते में गिर गया। तो जो लोग GoPro यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि एडॉप्टर के बिना GoPro ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब मेरे पास क्योंकि एक बैकअप एडॉप्टर नहीं था तो ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन था टू ऑलवेज़ कैरी डबल, चाहे वो माइक हो या माइक एडॉप्टर। इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया और मैंने अपने आगे आने वाले सभी सफ़रनामों में इस चीज़ को फॉलो किया। चलिए हम लोग वापस सफ़र पे चलते हैं और हम लोग अब वॉइस ओवर करते हैं। रामेश्वरम से कन्याकुमारी लगभग 325 किलोमीटर है। वहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं आपके पास। पहला, आप कोस्टल वाला रूट लेके कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप कुछ रास्ता कोस्टल वाला ले सकते हैं। उसके बाद आप राइट टर्न लेके NH44 की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद पूरा NH44 आपको कन्याकुमारी पहुंचा देगा। और तीसरा रास्ता है हमारे पास मदुरई होते हुए, जो सबसे लंबा पड़ता है। पहले 2 रास्तों में आपका जो टाइम लगने वाला है वो लगभग 6 घंटे के लगभग लगेगा, लेकिन मदुरई वाले रास्ते पे आपका टाइम 7 घंटे के लगभग लगेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाने के लिए, तो हम लोगों ने पता किया था, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बसेस कन्याकुमारी की तरफ रामेश्वरम से जाती हो वैसा हम लोग को नहीं मिला। जो हमको पता चला वो ये था कि हम लोगों को रामेश्वरम से मदुरई के लिए बस लेनी होगी और मदुरई से कन्याकुमारी के बहुत सारे बसेस चलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से रामेश्वरम से कन्याकुमारी वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वो लगभग 6000 टू 7000 कॉस्ट करती है। उसमें आपको एक 4 सीटर कैब मिल जाती है जिसमें आप 4 लोग डिवाइड कर सकते हो जो भी फेयर है। आप एक दिन में भी कन्याकुमारी जाके वापस आ सकते हो या फिर आप वहाँ उतर सकते हो। आपको जो चार्जेस लगेंगे वो दोनों तरफ के देने होंगे। आप जब भी रामेश्वरम एंटर और एग्ज़िट करते हो तो आपको एक ब्रिज का यूज़ करना होता है जो बहुत पॉपुलर है, जिसको पंबन ब्रिज कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो रामेश्वरम एक टापू है। मेनलैंड इंडिया से पंबन ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता है। मेनलैंड इंडिया का वो लास्ट टाउन मंडपम है जो तमिलनाडु स्टेट में आता है और वहाँ से पंबन ब्रिज के थ्रू वो रामेश्वरम से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज से गुजरते हुए मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि ये ब्रिज कितने पुराने होंगे। बगल में पंबन रेलवे ब्रिज भी था जिस पे आज भी ट्रेनें दौड़ती थी। जर्नी ख़त्म करके जब मैं वापस जाता हूँ तो मैं इस बारे में पढ़ता ज़रूर हूँ और मुझे पता चलता है कि रेलवे ब्रिज 1914 में बना था और वो आज भी चल रहा है। 2010 तक वो इंडिया का लार्जेस्ट सी लिंक ब्रिज था, जब तक बांद्रा वर्ली सी लिंक ओपन नहीं हो गया था। जो रोड ब्रिज है वो 1988 में बनना शुरू हुआ था और इसके कंस्ट्रक्शन में 14 साल लग गए थे। ये ब्रिज 2.3 किलोमीटर्स का है। रामेश्वरम से निकल के लगभग 50 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग रामनाथपुरम टाउन क्रॉस कर रहे थे। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ मुड़ते हैं तो मदुरई की तरफ जाते हैं, अगर लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं तो आप NH32 पे मीट करते हैं जो आपको फर्दर NH44 से कनेक्ट करेगा और आप सीधा कन्याकुमारी जा सकते हैं। NH32 मेनली 2 लेन हाईवे है जिस पे हम लोग 100 किलोमीटर तक जाते हैं। ये हाईवे काफ़ी टायरिंग था बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे यहाँ पर
और हम लोग काफ़ी सारे विलेजेस से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा था। रामेश्वरम से निकलते हुए हम लोग ये सोच के निकले थे कि रास्ते में हम लोग कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, बट NH32 में हम लोगों को कोई ढंग की जगह दिखी नहीं जहाँ ब्रेकफास्ट कर सके। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक के लिए। लगभग 162 किलोमीटर कवर हो गया। तो यहाँ से निकलते टोटल डिस्टेंस अभी 145 किलोमीटर रह रहा है। रास्ते से गुजरते हुए हम लोगों को काफ़ी सारे सॉल्ट के प्लांट्स दिखाई देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया 3rd लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना एंड USA। इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट गुजरात में प्रोड्यूस की जाती है, जो कि 76% है ऑफ ऑल द सॉल्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। गुजरात के बाद तमिलनाडु 2nd लार्जेस्ट स्टेट है जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन कुछ 12% के अराउंड है। और आप जब इस एरिया से क्रॉस हो रहे होते हैं, स्पेशली तूतीकोड़ी वाले एरिया से, तो आपको काफ़ी सारे सॉल्ट प्लांट्स दिखाई देते हैं। ये सारे सॉल्ट आई थिंक तमिलनाडु सॉल्ट कॉरपोरेशन के थ्रू रेगुलेट होते हैं, और यहाँ कुछ प्राइवेट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एजेंसी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सब कुछ तमिलनाडु सॉल्ट कॉरपोरेशन के अंडर ही कंट्रोल में रहता है। तो आपको काफ़ी सारे सॉल्ट प्लांट्स दिखते रहेंगे यहाँ पर बीच में। आप चाहे तो उतर के प्लांट्स विज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे इस रोड पे चलते हुए, तो हम लोग आगे बढ़ना प्रेफर किए। इसी रोड में आगे चलते हुए हम लोगों को पहली बार विंड मिल दिखाई देता है। विंड मिल का साइज देखो कितना बड़ा लग रहा, मतलब दूर से इतना नहीं लगता। और ये सोचो एक एक कि एक एक पंखा, एक एक ट्रक पूरा लेके आता है। मतलब एक एक जो इनका फैन का वो है स्टिक जो है, वो एक एक पूरा ट्रक लेके आता है। कैसे ये लोग ऊपर चढ़ा के माउंट करते होंगे। NH32 से एग्ज़िट करके हम लोग NH44 पे आते हैं, और बिलीव मी, टुवर्ड कन्याकुमारी जो ये NH44 जा रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड है जिस पे आप राइड या ड्राइव करना चाहेंगे। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल रोड, और रोड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ प्लेन टारमैक जिस पे आप राइड करते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हो। हम लोग रास्ते में एक विंडमिल देख के खुश हुए थे, लेकिन कन्याकुमारी जाते हुए आपको विंडमिल्स ही विंडमिल्स दिखाई देते हैं, और वो इतना सुंदर व्यू है, आई कांट डिस्क्राइब इट इन द वर्ड। तो ये हम पहुंच गए कन्याकुमारी के पास। होटल पहुंचने के बाद मुझे ये पता चलता है कि गोप्रो ने ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया। होटल में कुछ देर रुकने के बाद मैं होटल से निकल पड़ता हूँ उस जगह को देखने के लिए जिसके लिए मैं कन्याकुमारी आया था, दैट इज़ एंड पॉइंट ऑफ इंडिया। दिन की शुरुआत भले अच्छी ना हुई हो,
लेकिन यहाँ बैठ के सनसेट देखते हुए मुझे ये एहसास ज़रूर होता है कि मैं कितना लकी हूँ। एक ज़िंदगी जिसका सपना देखा था, आज वो मैं जी पा रहा हूँ।